जय हिंद फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मैनिया में आप लोगों का फिर से स्वागत है। चलिए तो हम लोग बिहार स्पेशल देख रहे हैं, तो हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे जो कल का क्लास हम लोग ने किया था, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। ठीक है, तो हम लोग अब राष्ट्रीय आंदोलन में एंट्री कर गए हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में। तो चलिए हम लोग सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं स्वराज पार्टी। ठीक है, कि आखिर स्वराज पार्टी का योगदान क्या किया था और बिहार से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हुए उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, क्योंकि स्वराज पार्टी का गठन बिहार में ही हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्वराज पार्टी। ठीक है, देखिए ध्यान से, कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में बिहार के गया के तेनई नामक गांव में हुआ था। जो कांग्रेस का 37वां अधिवेशन हुआ था वो बिहार के गया में हुआ था। एक गांव है जिसका नाम है तेनई। ठीक है, तेनई नामक गांव में हुआ था। इसके अध्यक्ष यानी 37वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। ठीक है, तो चित्तरंजन दास को बनाया गया था। इस अधिवेशन में सबसे प्रमुख सवाल विधान परिषद में प्रवेश को लेकर था। यानी जो ये 37वां अधिवेशन हुआ था गया में, जो तेनई गांव में हुआ था, इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसका मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय यानी मुख्य सवाल विधान परिषद में प्रवेश को लेकर इसमें पूछा गया था। यानी मेन इसका मकसद यही था कि हम लोग को विधानसभा में प्रवेश करना है। ठीक है, चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे। दो व्यक्ति, एक चित्तरंजन दास और एक मोतीलाल नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे, अतः उन्होंने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन कर लिया। ठीक है, दो लोग मिलकर, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, दो लोग मिलकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किए ये दोनों लोग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी आ जाता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जवाहरलाल नेहरू के लेकर। नहीं, तो ये नेहरू जी नहीं है, ये मोतीलाल नेहरू यानी उनके पिताजी हैं ये। ठीक है, तो स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? तो 1923 ईस्वी में। किन लोगों ने किया था? तो एक चित्तरंजन दास थे और एक ये मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य विधायिका में प्रवेश कर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था। यानी स्वराज पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था वो विधायिका में प्रवेश करे, जो ब्रिटिश नीति, जो अंग्रेज अपना नीति बनाए थे उसका विरोध करना था। इसी को लेकर दोनों के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य है। मेंस में यहाँ से सवाल बन सकता है कि आखिर स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य यही था, क्योंकि विधायिका में प्रवेश को लेकर ये लोग स्वराज पार्टी का गठन किए थे। और जो ब्रिटिश थे, ये ब्रिटिश नीतियों को, यानी जो ब्रिटिश नीति बनाए थे उसका विरोध करना था। ठीक है, तो आप लोग इसको करके वेरीफाई करके 5-10 लाइन लिखकर, ज्यादा नहीं लिखना होता है। अगर ये एक लीनियर क्वेश्चन दे दिया कि स्वराज पार्टी का आखिर मुख्य उद्देश्य क्या था, ऐसे क्वेश्चन क्या करता है कि ज्वाइंट करके पूछता है। अगर ऐसे डायरेक्ट पूछ देता है तो आप लोग इसके बारे में वेरीफाई कर सकते हैं। आप लोग ये 1922 का ये गया अधिवेशन वाला भी आप लोग उसमें दे सकते हैं। ठीक है, अगर फैक्चुअल जानना चाहते हैं तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। यहाँ से बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। ठीक है, आगे आइए। देखिए, बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। यानी बिहार में स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया था वो फरवरी 1923 ईस्वी में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। बिहार में किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। आने वाले एग्जाम में बीपीएससी वगैरह या और भी कोई एग्जाम में ये सवाल पूछ सकता है कि बिहार में स्वराज पार्टी का गठन किनके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद थे, ध्यान रखिएगा। यानी बिहार में जो स्वराज पार्टी का गठन किया गया था इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री नारायण प्रसाद। एवं सचिव कौन थे? तो सचिव जो थे इनका नाम था अब्दुल बारी। ठीक है, तो अब्दुल बारी इसके सचिव थे। अब्दुल बारी के नाम पर ही वो जो सोन नदी पर जो पुल बना हुआ है, अब्दुल बारी पुल, वो सोन नदी पर इन्हीं के नाम पर बना हुआ है। इनका जो होम टाउन था, जो ये रहने वाले थे, ये पटना के ही बगल का एक गांव है खुसरूपुर, वहीं के ये रहने वाले थे अब्दुल बारी। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है अब्दुल बारी जी का। चलिए आगे हम लोग आते हैं। बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार। देखिए, साइमन कमीशन जब भारत आया था तो इसमें आखिर साइमन कमीशन का असर बिहार में कितना पड़ा था और क्या क्या असर पड़ा था उसको हम लोग जान लेते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर साइमन कमीशन था क्या, किस मकसद से वो लोग यहाँ आए थे और भारतीयों ने इनका विरोध कैसे किया। ठीक है, देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 में यह व्यवस्था की गई, यानी जो भारत शासन अधिनियम 1919 में यह व्यवस्था की गई कि अगले 10 वर्ष में एक वैधानिक आयोग इस अधिनियम की समीक्षा करेगा, कि अगले जो 10 वर्ष में एक आयोग रहेगा वो वैधानिक, जिसको वैधता मिली रहेगी, वह इसकी समीक्षा करेगा, यानी इस अधिनियम की समीक्षा करेगा। ठीक है, 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन, ध्यान रखिएगा, 8 नवंबर 1927 ईस्वी को सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाला आयोग की स्थापना की गई। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग में किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। जो सर जॉन साइमन और इनके साथ जो और सदस्यीय व्यक्ति थे जो शामिल ग्रुप में थे, उसमें से इन 7 में से किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। तो इसका विरोध का कारण यही था। ठीक है, जिसके कारण भारत में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। साइमन कमीशन का विरोध करने का उद्देश्य था कि क्योंकि उसमें एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया और जहां जहां गया वहां पर काले झंडे दिखाए गए। 1928 ईस्वी में भारत आता है साइमन कमीशन, और जहां जहां जाता है वो वहां पर इसको काले झंडे लोग देखकर इसका विरोध करते हैं, यानी साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाते हैं। ठीक है, साइमन कमीशन वापस जाओ या साइमन गो बैक, काले झंडे दिखाए गए तथा साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया गया। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। साइमन कमीशन का जो बहिष्कार किया गया था वो राष्ट्रीय स्तर पर, तो लाला लाजपत राय के द्वारा, इन्हीं के द्वारा किया गया था। बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा इनको लाठी से बहुत बुरी तरह से पीटा जाता है। बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है लाला लाजपत राय की। ठीक है, अगला पॉइंट है, बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को पटना आया, यानी बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को पटना में आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये डेट, 12 दिसंबर 1928 को पटना पहुंचता है साइमन कमीशन। अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन किया। जब साइमन कमीशन 12 नवंबर 1928 ईस्वी को पटना आता है तो अनुग्रह नारायण सिन्हा के द्वारा इसका विरोध किया जाता है तथा और भी बहुत सारे नौजवान थे, सब साथ मिलकर साइमन कमीशन का विरोध करते हैं। और मेन लीडर कौन थे? तो मेन लीडर विरोध करने में जो थे उनका नाम था अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से आने वाले एग्जाम में बहुत सारे सवाल बीपीएससी में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में बहुत सारे संभावना बनती है कि यहाँ से सवाल बनेंगे, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन से ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। लेकिन हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि आखिर बिहार में इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार, हमारा टॉपिक का नाम क्या है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो लाहौर अधिवेशन जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 में किया गया था, उसी में प्रस्ताव हुआ था कि हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन पर विचार करेंगे। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण बिहार में स्वाधीनता दिवस पूरे उत्साह से मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को पूरे बिहार में स्वाधीनता दिवस बहुत ही उत्साह से मनाया गया था बिहार में। ठीक है, अगला पॉइंट है 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से, ध्यान रखिएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को, बीपीएससी में सवाल बना हुआ है ये, 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 स्वयं सेवकों के साथ दांडी यात्रा की शुरुआत की। ठीक है, गांधी जी अपने 78 स्वयं सेवकों के साथ दांडी यात्रा की शुरुआत करते हैं और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर यहाँ पर नमक का उल्लंघन कर सत्याग्रह आरंभ कर दिया। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंच जाते हैं और वहां पर नमक बनाकर सत्याग्रह शुरू कर देते हैं महात्मा गांधी। ध्यान रखिएगा कहां से शुरू किए थे? तो साबरमती आश्रम से 68 स्वयं सेवकों के साथ।
अगला पॉइंट है, गांधी जी के दांडी मार्च में बिहार से एकमात्र प्रतिनिधि गिरिवरधारी चौधरी थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये लाइन ध्यान रखिएगा। यानी बिहार की ओर से दांडी मार्च में जो टोटल 78 स्वयं सेवक थे, उसमें से बिहार से मात्र एक थे, जिनका नाम था गिरिवधारी चौधरी। गिरिवधारी चौधरी एकमात्र बिहारी थे जो गांधी जी के दांडी यात्रा में शामिल हुए थे। अगला पॉइंट है, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन सर्वप्रथम 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को चंपारण और सारण जिले में मतलब वो शुरू हुआ। जो बिहार में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था सर्वप्रथम 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर आरंभ किया गया। ठीक है, दो जिला है, एक सारण और एक चंपारण। यहाँ पर नमकीन मिट्टी से नमक बनाया गया, आरंभ किया गया। 30 जून तक जो चलता रहा, ये 30 जून तक चलता रहा। लेकिन जब बरसात का समय आया तो बरसात के टाइम में क्या होता है कि मिट्टी पूरी तरीके से बह जाती है, मतलब मिट्टी कीचड़ हो जाती है, तो वहां से नमक बनाना आसान नहीं होता है। तो कब तक चला था? तो 30 जून तक चला था ये। सारण जिले के वरेजा, ध्यान रखिएगा, ये सारण जिले के वरेजा और गोरिया कोठी को नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया। सारण जिले के दो जगह है, एक है वरेजा और एक है गोरिया कोठी। यहाँ पर नमक बनाने का मतलब जगह को चुना गया कि हम लोग यही दो जगह पर नमक हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है, सारण जिले में नमक सत्याग्रह के नेतृत्व, ध्यान रखिएगा, यानी सारण जिले से नमक सत्याग्रह के नेतृत्व कौन किए थे? तो श्री नारायण प्रसाद सिंह, भरत मिश्र, गिरीश तिवारी और बब्बन सिंह थे। तो ये चार लोग थे जो सारण जिले में नमक बनाने का काम शुरू किया था ये लोगों ने। अगला पॉइंट है, बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रसार मुजफ्फरपुर, पटना, शाहाबाद आदि क्षेत्रों में भी हुआ है। सारण और चंपारण के अलावा और भी, जैसे मुजफ्फरपुर हो गया, शाहाबाद हो गया, और कहाँ कहाँ है, पटना हो गया, इन क्षेत्रों में भी नमक बनाने का काम शुरू हुआ था। नमक सत्याग्रह के दौरान ही छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल शुरू कर दी। नमक सत्याग्रह के दौरान ही छपरा के जेल के कैदियों ने क्या किए कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर दिए और वो लोग नंगे हड़ताल, ठीक है, पूरा कपड़ा उपड़ा उतार कर वो लोग हड़ताल करना शुरू कर दिया। तो छपरा जेल के लोग व्यक्ति जो कैदी थे उन्होंने नंगी हड़ताल शुरू की थी। मई 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। तो एक सवाल यहाँ से पूछा हुआ है कि स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मई 1930 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर अली इमाम थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया। ध्यान रखिएगा, चौकीदारी कर किस आंदोलन के समय चलाया गया था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय चलाया गया था। यहाँ से बीपीएससी में सवाल बहुत बार पूछ चुकी है। ठीक है, तो चौकीदारी कर बंद कर दिया गया था कौन से आंदोलन में? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि क्षेत्र में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया था। तो चौकीदारी कर किस किस क्षेत्रों में बंद किया गया था? तो सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना और भी छोटे छोटे क्षेत्र हैं जहां पर चौकीदारी कर बंद कर दिया गया था। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया था। ब्रिटिश क्या करते हैं कि जून 30 में कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर देते हैं। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह की सजा दी गई है। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको 6 माह की सजा दे दी जाती है। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण को, राजेंद्र प्रसाद जब गिरफ्तार हो जाते हैं तो भागलपुर के एक व्यक्ति थे जिनका नाम है दीप नारायण, तो दीप नारायण को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किए थे। तो राजेंद्र प्रसाद किसको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किए थे? तो दीप नारायण को किए थे। तो हम लोग आगे देखेंगे। देखिए अगला है नखासपिंड आंदोलन। तो नखासपिंड आंदोलन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए नखासपिंड नामक स्थान पटना जिला में पड़ता है। ठीक है, यानी नमक सत्याग्रह के दौरान ये बहुत ही फेमस रहा था ये जगह, जिसमें यानी नखासपिंड नामक स्थान ये पटना में पड़ता है, जिसे नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था। इस जगह को नमक कानून को भंग करने के लिए चुना गया था। ये पटना जिला में ही पड़ता है। ठीक है, पटना में 16 से 21 अप्रैल 1930 के बीच नखासपिंड चलो का नारा गूंज उठा था। यानी 16 से लेकर 21 अप्रैल तक पटना
के ही एक जगह है जिसका नाम है नखास पिंड। तो यहाँ पर नखास पिंड चलो का नारा पूरा गूंज उठा था। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करते समय महात्मा गांधी ने भारत के महिलाओं से विदेशी वस्त्र एवं नशीली पदार्थों को बहिष्कार करने की अपील की थी। महात्मा गांधी भारत यानी बिहार के महिलाओं से ये अपील किए थे कि आप लोग विदेशी वस्त्र का उपयोग मत कीजिए तथा नशीले पदार्थ जैसे शराब हो गया और भी बहुत सारे नशीले पदार्थ है उसको आप लोग बहिष्कार कीजिए। ठीक है। तो महिलाओं ने गांधी जी के बात को माने और मानने के बाद पूरी तरीका से महिलाएं सड़क पर आंदोलन के लिए उतर पड़ी। ठीक है। पटना में विदेशी वस्त्र बहिष्कार की सफलता का मुख्य श्रेय अधिकांश महिलाओं को जाता है। यानी पटना में जो विदेशी वस्त्र बहिष्कार करने का मुख्य श्रेय जो है वो पटना के महिलाओं को जाता है, जिनमें प्रमुख थी श्रीमती हसन इमाम एवं श्रीमती विंध्यवासिनी देवी। दो महिलाएं जो विदेशी वस्त्र को बहिष्कार करने के लिए आगे आई थी, जिनका नाम है एक श्रीमती हसन इमाम और दूसरे हैं श्रीमती विंध्यवासिनी देवी। तो ये नाम याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार दो महिलाएं राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार की गई। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पहली बार ऐसा हुआ जब दो महिलाओं को राजनीतिक अभियोग बनाकर इनको गिरफ्तार किया गया, जिनमें पहली थी, एक का नाम है श्रीमती सरस्वती देवी और दूसरे के नाम है, इनका नाम है श्रीमती साधना देवी। तो सरस्वती देवी और साधना देवी ये दो महिलाएं थी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुई थी। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 14 दिसंबर 1930 को हजारीबाग से रिहा हुए। जो इनको 6 माह की सजा हुई थी तो हजारीबाग जेल में इनको रखा गया था, लेकिन 14 दिसंबर को 1930 ईस्वी को हजारीबाग से इनको जेल से रिहा कर दिया गया सजा पूरा होने के बाद। ठीक है। अगला पॉइंट है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दिए जाने के विरोध में, जो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी दे दिया गया था। इसके विरोध में 26 मार्च 1930 को पटना में पूरी हड़ताल रही। पूरा पटना में उस दिन हड़ताल रही इन तीनों को फांसी देने के विरोध में। विरोध सभा में श्री कृष्ण सिंह एवं जगत नारायण लाल ने उग्र भाषण दिया था। यानी जैसे इन लोगों को फांसी पड़ती है उसके 3 दिन के बाद 26 मार्च को श्री कृष्ण सिंह एवं जगत नारायण लाल के द्वारा पटना में एक उग्र भाषण अंग्रेजों के खिलाफ दिया गया था। ठीक है। आगे हम लोग आते हैं। अगला बहुत ही फेमस है ये तारापुर गोलीकांड। ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक तरह से अंग्रेज यहाँ पर जलियांवाला यानी दूसरा जलियांवाला बाग कर दिए थे, जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। तो उसके बाद ये दूसरा ये तारापुर गोलीकांड को माना जाता है। देखिए 15 फरवरी 1932 को मुंगेर में तारापुर के युवा स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह ने तारापुर थाना भवन में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने की योजना बनाई। यानी तारापुर के जो थाना भवन था वहां पर स्वतंत्रता सेनानी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का योजना बनाए थे तथा भारत माता की जय एवं वंदे मातरम की जय घोष कर रहे थे। ठीक है। अपने नारा लगा रहे थे भारत माता की जय, वंदे मातरम। उस वक्त अंग्रेज का जो कलेक्टर था जिसका नाम था ई ओली, कलेक्टर का नाम ई ओली एवं एसपी फ्लैग, ई ओली कलेक्टर और एसपी फ्लैग ने निहत्थे स्वतंत्रता सेनानियों पर अंधाधुंध गोली चलवा दी। ठीक है। कलेक्टर और एसपी दोनों मिलकर निहत्थे स्वतंत्रता सेनानियों पर अंधाधुंध गोली चलवा दी। इस गोलीकांड में 34 स्वतंत्रता प्रेमी शहीद हो गए। इस गोलीकांड में टोटल 34 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे और भी बहुत ज्यादा थे। ठीक है। जिसमें से सिर्फ 13 की पहचान हुई थी, बाकियों की पहचान नहीं हुई थी। उसी आवाधावी में अंग्रेज क्या करते हैं कि जितने भी लाशें थी, लाशें को उठाकर सुल्तानगंज में गंगा जी में गाड़ी में लाद कर ले जाकर बहा दिए थे, क्योंकि वो लोग निशान मिटाना चाहते थे कि इतने हत्या में लोग मरे हैं। तो जल्दीबाजी में अंग्रेज पुलिस क्या करती है कि गाड़ी में सब लाश को भर लेती है और सुल्तानगंज के पास गंगा नदी में सब लाश को बहा देती है। तो एक तरह से ये अपनी क्रूरता का पहचान दिए थे वो लोग। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा अंग्रेजों का ये क्रूरतम हत्याकांड था, यानी नरसंहार था ये। ठीक है।
अब थोड़ा सा यहाँ पर नोटेबल पॉइंट है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए 1984 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह ने शहीदों के याद में स्मारक का निर्माण करवाया था। यानी जो तारापुर गोलीकांड में जो शहीद हो गए थे, तो 1984 में जो बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह थे, इन्होंने शहीदों के लिए एक स्मारक का निर्माण करवाए थे। 15 फरवरी 1922 ईस्वी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तारापुर गोलीकांड में शहीद हुए सेनानियों की याद में हर साल 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने की घोषणा की थी। यानी नीतीश कुमार जब 15 फरवरी 2022 को जब वहां गए थे, उसके बाद वहां जाने के बाद वहां पर हर साल 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने की घोषणा किए थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आ जाते हैं। एक दो पॉइंट और है जो गांधी जी से रिलेटेड है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। बापू की लाठी, ठीक है, बापू की लाठी का क्या महत्व है हम लोग देखते हैं। 3-4 अप्रैल 1934 को जब महात्मा गांधी बिहार में भूकंप पीड़ितों की सहायता करने जब यहाँ पहुंचे थे, फिर वह मुंगेर जिले के घोरघट, ध्यान रखिएगा, मुंगेर जिला का एक गांव है जिसका नाम है घोरघट गांव पहुंचे और वहां के लोगों से दुनिया के सुप्रसिद्ध मुंगेरी लाठी, क्या नाम है, मुंगेरी लाठी के बारे में जानना चाहे, क्योंकि उससे पहले वह सुन चुके थे कि मुंगेरी लाठी क्या होती है। और एक लाठी उनको भेंट किया गया घोरघट के लोगों के द्वारा, ठीक है, जो आजीवन गांधी जी के साथ रही। जो गांधी जी जिस लाठी लेकर चलते हैं ना, आप लोग फोटो में देखते होंगे, वो मुंगेरी लाठी था जो मुंगेर में बना हुआ था। और गांधी जी को वो भेंट में जब बिहार आए थे भूकंप पीड़ितों की सहायता करने, तो वो लाठी उनको दिया गया था, मतलब भेंट में दिया गया था। तो गांधी जी के साथ वो लाठी आजीवन रही। बाद में लाठी प्रसंग पर भारतीय डाक विभाग ने एक डाक टिकट भी जारी किया था। बाद में उस लाठी प्रसंग पर भारतीय डाक विभाग एक डाक टिकट भी जारी किया था। ठीक है, घोरघट गांव में आज भी हर साल गांधी जी के आगमन दिवस पर लाठी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हर साल उस गांव में जिस दिन गांधी जी आए थे उनके दिवस पर हर साल लाठी महोत्सव का आयोजन आज भी किया जाता है। ठीक है, और मुंगेरी लाठी बहुत ही फेमस था, देश विदेश तक, बांग्लादेश, अफगानिस्तान साइड तक वहां पर ये लाठी फेमस था उस समय। और गांधी जी कहा करते थे कि ये मुंगेरी लाठी से अफ्रीका में और इंग्लैंड में हमको बहुत बार 2-3 बार इसे पीटा भी गया है, क्योंकि उस समय वहां भी आंदोलन कर रहे थे। तो आंदोलन में वो युवा थे, तो उस समय बोले थे, गांधी जी कहे थे कि इस लाठी से हमारी 2-3 बार पिटाई भी हो चुकी है। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। गांधी जी का 5 रुपए का ऑटोग्राफ ये भी बहुत फेमस रहा है। गांधी जी का 5 रुपए का ऑटोग्राफ ये क्या था, तो हम लोग देख लेते हैं। 15 जनवरी 1934 को बिहार में भूकंप में लगभग 20,000 से अधिक लोग मारे गए थे। जो 1934 में बिहार में भूकंप आया था, उस भूकंप में लगभग 20,000 से अधिक लोग मारे गए थे, जिससे भागलपुर सबसे प्रभावित क्षेत्र रहा था। सभा के दौरान कांग्रेस के स्वयंसेवकों चंदा एकत्र करने लगे। ठीक है, जो कांग्रेस के स्वयंसेवक थे वो चंदा एकत्र करने लगे भूकंप पीड़ितों को सहायता करने के लिए। बहुत सारे लोग गांधी जी से मिलना भी चाहते थे। ठीक है, और गांधी जी से ऑटोग्राफ लेना चाहते थे, क्योंकि उस समय गांधी जी बहुत ही प्रसिद्ध हो चुके थे, ऑटोग्राफ लेना चाहते थे। लेकिन गांधी जी ने अपना ऑटोग्राफ 5-5 रुपए में बेचने का ऐलान किया। फिर वहां के लोग बहुत अचंभित हो गए, कह रहे गांधी जी कौन सा बिजनेस शुरू कर दिए, ऑटोग्राफ के लिए 5 रुपए मांग रहे हैं। फिर गांधी जी बोलते हैं कि ठीक है, आप लोग हमसे ऑटोग्राफ लेना है तो आप लोग 5-5 रुपए दीजिए, बेचने का ऐलान किया। फिर भी बहुत बड़ी लाइन लगी। जैसे ही बोले कि 5-5 रुपए आप लोगों को देना है ऑटोग्राफ के लिए, फिर भी लाइन कतार लग गई गांधी जी से ऑटोग्राफ लेने के लिए। और गांधी जी सबको ऑटोग्राफ दिए, उसके बदले में 5-5 रुपए लिए। और वो 5 रुपए अपने लिए नहीं लिए, बाकी जितने वो पैसा चंदा का इकट्ठा हुआ वो भूकंप पीड़ितों को प्रदान कर दिया गया। ठीक है, तो गांधी जी का ये था 5 रुपए का ऑटोग्राफ, अपने लिए नहीं लिए थे, भूकंप पीड़ितों की सहायता करने के लिए ये ऑटोग्राफ गांधी जी के द्वारा लिया गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन देख लिए, तारापुर कांड देख लिए। ठीक है, तो अब एक दो और टॉपिक अभी बचा हुआ है, जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत छोड़ो आंदोलन बचा हुआ है, तो उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। जिन लोग को नहीं समझ में आएगा इसको अच्छे से वीडियो को देखिएगा। ठीक है, क्योंकि आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से इससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।